मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना अच्छे यूट्यूब पे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी दोस्तों लाइक शेयर कर दे। तो हमद मीर साहब का पार्ट 2 हाजिर है। कल पार्ट 1 किया था, देखते हैं आज इस पार्ट में क्या बातें होती हैं, किस तरह ये बात करते हैं, आगे कैसे बात बढ़ाते हैं। वीडियो देखते हैं। शहादत दी और उसको यहीं पे दफन कर दिया गया। यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज के फलां अफसर ने और इतने जवानों ने शहादत दी, उनको यहीं पे दफन कर दिया गया। उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से उसमें जो आपके जवान और अफसर हैं वो बंगाली बोलने वाले थे 65 में, बिल्कुल। और वो चिविंडा में इंडियन आर्मी का मुकाबला कर रहे थे। तो आप आज भी अगर चिविंडा जाएं तो आपको पता चलेगा कि चिविंडा में जो द ग्रेट बैटल ऑफ टैंक्स हुई थी उसमें पाकिस्तान जीता क्यों। अच्छा, ये सारी जो लड़ाई हुई है हमारी टेरिटरी में हुई, और फिर हमने दुश्मन को वहां से भागने पे मजबूर किया, और इसमें उनके बहुत से टैंक तबाह हुए, हमारे भी हुए, उनके टैंक ज्यादा तबाह हुए। 1965 की वॉर में हमारे भी जंगी जहाज तबाह हुए, लेकिन उनके जंगी जहाज ज्यादा तबाह हुए। ठीक है ना। आप ये देखें कि कैजुअलिटीज किसकी ज्यादा थी, ये कुछ आइडिया है? ये डिस्प्यूटेड फिगर है। कैजुअल पाकिस्तान कहता है कि इंडिया की कैजुअलिटी ज्यादा है, इंडिया कहता है पाकिस्तान की कैजुअलिटी ज्यादा है। लेकिन आप ये देखें कि जो 1965 की वॉर है उसमें जो इंडियन आर्मी की जो लीडरशिप है उसका एक अनाउंस्ड प्लान क्या था? अनाउंस्ड प्लान ये था टू कैप्चर लाहौर एंड सियालकोट, एंड दे फेल्ड टू कैप्चर लाहौर एंड सियालकोट। और फिर उसके बाद उनके वो सीनियर फौजी अफसर जिन्होंने किताबें लिखी हैं इस पे, बिल्कुल ठीक है, जनरल कोल की किताब है इस पे, आप पढ़ें, उसमें उसने लिखा है कि हम इसमें अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में फेल हो गए। तो जब आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में फेल हो गए तो आप तो वो जंग हार गए। अच्छा, इस जंग में पाकिस्तानी फौज की जो परफॉर्मेंस है वो मैंने आपको थोड़ी सी बता दी है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एयरफोर्स का बड़ा किरदार था। बिल्कुल। और आपने बंगाली की बात की तो एक बहुत मशहूर इधर लाहौर में एम आलम रोड भी है। एम आलम तो हमारा एक बहुत बचपन में एक हीरो माना जाता था, और अभी भी है। वो भी आई थिंक बंगाली सॉर्ट ऑफ रूट्स थे उनके। एयरफोर्स से पहले मैं आपसे स्पेसिफिक एम आलम का सवाल पूछना चाह रहा हूँ। कहते हैं कि कितने 5 जेट एक मिनट में उनने उड़ाए। ये पॉसिबल भी है? ये तो बड़ी एक टॉप गन वाली स्टोरी है। मतलब मैं बचपन में भी सोचता था कि कहते हैं कि यार वो एक सॉर्ट ऑफ एक क्रॉस उसमें आ गए थे कैनन फायर में, लेकिन इज दैट ट्रू? देखें, मैंने एम आलम साहब जब जिंदा थे तो मैंने उनसे खुद भी ये पूरी स्टोरी सुनी हुई है। अच्छा। और ये इसी तरीके से मैंने उनको सवाल किए थे जिस तरह आप मुझे कर रहे हैं। आपने अगर एम आलम की जो परफॉर्मेंस है या उसका जो कारनामा है उसको अगर जांचना है तो उनके जो हम असर थे, जो जिन्होंने उनके साथ 65 की जंग में हिस्सा लिया, आप उनसे बात करें और उनकी लिखी हुई चीज़ें पढ़ें, आप उनकी किताबें पढ़ें, उनके आर्टिकल्स पढ़ें। देखें, जो एक जंगी जहाज का जो पायलट होता है, फाइटर पायलट, उसके कैमरे, उसकी गन के ऊपर एक कैमरा लगा होता है जिसको कहते हैं गन कैमरा। तो एम आलम साहब जो कुछ भी कर रहे थे वो रिकॉर्ड हो रहा था, और फिर वो एक आइसोलेशन में नहीं था जो भी कर रहे थे। उनके कुछ साथी जो पायलट थे वो उनको गाइड भी कर रहे थे और उनको सपोर्ट कवर भी दे रहे थे। उन्होंने भी वो सब कुछ देखा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक बंदे की जो स्टेट ऑफ माइंड है ना वो समझने की जरूरत है। मसलन आप ये सवाल करें जी, ये 1 मिनट के अंदर 5 जहाज तबाह कर लिए तकरीबन 45 सेकंड में, 45 सेकंड, ये पॉसिबल भी है कि नहीं है? तो आपको उस बंदे की स्टेट ऑफ माइंड को अंडरस्टैंड करना चाहिए। स्टेट ऑफ माइंड क्या है? स्टेट ऑफ माइंड ये है कि एम आलम जो है वो सरगोदा एयरबेस पे 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात से अपने फाइटर जहाज में कॉकपिट में बैठा हुआ है, और उसके पास पॉकेट साइज का कुरान है और वो उसकी तिलावत किया जा रहा है, और उसको अलर्ट किया हुआ है उसके कमांडर ने कि इंडिया की तरफ से अटैक होगा तो तुमने उस अटैक को रोकना है। और साथ में जो एयर मार्शल नूर खान थे उन्होंने ये भी कहा था सबको कि ये नहीं है कि गए ऊपर और एक फ्लाइट मार के आके नीचे लैंड कर गए, पेट्रोल हमारे पास बहुत कम है
तो अगर आपने जहाज को ऊपर लेके जाना है एयरफील्ड में, कुछ ना कुछ करके आना है। ये नहीं है कि बस इंडियन जहाज़ों को भगाया और वापस आ गए, इस तरह नहीं है। तो अब वो जनाब कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और इस दौरान में 7 सितंबर की सुबह इंडिया के हवाई जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होते हैं और 1-2 जगह पे बमबारी करते हैं। उनको बताया जाता है कि इंडिया ने अटैक कर दिया है। तो MM आलम साहब और उनके साथी जो हैं वो फ्लाई करके उनका पीछा करते हैं, और फिर वो सारा वाक़या पेश आता है। उसमें जो आप कह रहे हैं ना कि वो जनाब एक वर्शन जो है वो इंडियन साइड का ये है कि वो जी एक जहाज़ में ख़राबी पैदा हो गई थी, तो पायलट जो है उसने पैराशूट से छलांग मार दी थी, तो उसका तो जहाज़ जो है वो इंजन में ख़राबी की वजह से गिर गया, तो वो आपने गिन लिया, MM आलम के खाते में डाल दिया, उसको भी वो काउंट कर लिया। ऐसी बिल्कुल गलत बात है। वो जो पायलट था वो उसको नीचे देहातियों ने पकड़ लिया, तो उसने देहातियों को कहा मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट हूँ, ठीक है ना, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो जब पुलिस आई वहाँ पे, तो फिर पता चला कि ये तो इंडियन एयरफोर्स का पायलट है, और उसके जहाज़ के बारे में भी एविडेंस मौजूद है कि उसको भी हिट किया गया था और उसका इंजन कोई नहीं फेल हुआ था। तो MM आलम साहब ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसकी एविडेंस मौजूद है, और तमाम जो जंगी माहिरीन हैं वो उनके उस कारनामे को इंडोर्स करते हैं वो, और इसीलिए उनको इतने बड़े बड़े एजाज़ात मिले, और वो हमारे हीरो हैं और हीरो रहेंगे। बिल्कुल। और सर आपने तो MM आलम से मुलाकात भी की हुई है, आप मुझे एक बात बताएं कि आगे क्या हुआ? अगर मैं 65 को थोड़ा सा छोड़ दूं एक सेकंड के लिए, क्यों नहीं हमें फिल्में देखने को मिलती है MM आलम पे? इज इट बिकॉज, और क्यों नहीं वो आके जाके एयर चीफ क्यों नहीं बने थे? वो जाके मतलब सुनने में आता है अगेन कॉमन मैन के लिए कि उनकी जो एंड ऑफ इनकी लाइफ थी वो काफ़ी मतलब सैड थी और ऐसा था। ये क्या हुआ था? देखिए इतना बड़ा वॉर हीरो हमारा MM आलम साहब जो है ना वो कलकत्ता में पैदा हुए थे, और उनकी सारी जो एजुकेशन है वो ढाका में हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि जी वो बंगाली थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी कि उनके ख़ानदान में बिहारी भी थे। तो आप उनको बिहारी कह लें, उनको बंगाली कह लें, लेकिन ये तय है कि वो पैदा जो है वो कलकत्ता में हुए, और उनकी एजुकेशन ढाका में हुई, और उनकी एयरफोर्स में भर्ती भी ढाका से हुई थी। तो उन्होंने 65 की वॉर में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन जब 71 की जंग हुई, तो 71 की जंग में कुछ जो एयरफोर्स के जो बंगाली अफसर थे उनको साइड लाइन कर दिया गया, ठीक है ना। उसमें सैफुल आजम साहब भी थे, जिन्होंने 1967 की अरब इसराइल जंग में भी इसराइल के त्यारे गिराए थे। अच्छा, ठीक है ना, इसराइल के त्यारे गिराए थे सैफुल आजम साहब ने। तो MM आलम साहब जो हैं वो उनको भी सस्पेक्ट किया गया, क्योंकि वो राशिद मनाज शहीद वाला एक वाक़या हो गया था कि उनका जो बंगाली इंस्ट्रक्टर था उसने कोशिश की कि जहाज़ अगवा करके इंडिया ले जाए, तो राशिद मनाज ने उसको रेजिस्ट किया और वो उन्होंने जहाज़ गिरा दिया और शहीद हो गए। तो इस वजह से एक तो ये कहा जाता है कि जी MM आलम साहब जो हैं उनसे 71 की जंग में उस तरह का काम नहीं लिया गया जैसा कि उन्होंने 65 में किया था। उसके बाद ये हुआ कि फिर उनको भी सीरिया भेजा गया, अच्छा, एज एन इंस्ट्रक्टर। तो अगर आपने किसी को सीरिया भेजा है तो आपको पता है ना कि उसकी जंगी सलाहियतें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। फिर वो पाकिस्तान आ गए तो एक आपकी फ़ौज के एयरफोर्स के सरबराह थे ज़फ़र चौधरी साहब। ज़फ़र चौधरी साहब के साथ उनके कुछ प्रॉब्लम्स हुए, कोई नज़रियाती किस्म के प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि MM आलम साहब बड़े मजहबी आदमी थे। अच्छा, फिर उसके बाद जब 77 में जनरल ज़िया-उल-हक ने कू कर दिया, तो MM आलम साहब जो हैं वो 1-2 मीटिंग्स में उन्होंने जनरल ज़िया-उल-हक साहब के साथ कुछ सख्त बातें की, और वो कुछ इस तरह की थी कि आप एयरफोर्स में जो है ना वो मेरिट पे फैसले करें। तो जनरल ज़िया-उल-हक जो हैं उनके वो पसंद नहीं करते थे। बज़ाहिर वो आप अगर उनके साथ इख्तलाफ राय करते थे तो मुंह पे वो आपको कुछ नहीं कहते थे, लेकिन इख्तलाफ राय सुनने के बाद वो आपके बारे में कोई ना कोई ऑर्डर जारी कर देते थे। तो MM आलम साहब के बारे में कोई ऐसा ही उन्होंने ऑर्डर जारी किया, उनको प्रमोशन नहीं दी, और फिर जनरल ज़िया-उल-हक ही के ज़माने में उनको रिटायर कर दिया गया।
लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने MM आलम साहब को कभी भी अबेंडन नहीं किया, और उनके बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो बाद में एयर चीफ बने, और उन्होंने MM आलम साहब को लुक आफ्टर किया। MM आलम साहब ने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की थी, तो वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी कुछ साल हैं वो बीमार रहे, तो उन्होंने कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स ही की प्रोवाइडेड अकोमोडेशन में गुजारे थे, और उन्होंने उनका पूरा ख्याल रखा। तो एयरफोर्स जो है उसने अपने हीरो को फरामोश नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि जनरल ज़िया-उल हक जो हैं उन्होंने ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की MM आलम के साथ, लेकिन आई मस्ट से कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी एयर चीफ आए उन सब ने MM आलम साहब को ड्यू रिस्पेक्ट दी और एक हीरो के तौर पे उनका ख्याल रखा। और सर अब चलते हैं, एयरफोर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी, आर्मी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, जितना मैंने पढ़ा है, सुनने में आता है कि नेवी का वैसे कम रोल था। एक द्वारका थी आई थिंक, कोई हमने सबमरीन उनकी या जो भी हम एक अटैक में उनका डैमेज पहुंचाया था। नेवी की परफॉर्मेंस कैसी थी और क्या बहुत लिमिटेड थी और क्यों लिमिटेड थी? देखें, आपको मैं जो वॉर डायनामिक्स है उसकी रोशनी में आपके सवाल का जवाब दूंगा कि इंडिया जो है उसका ये ख्याल था कि हमने तो जनाब 2 या 3 दिन में लाहौर पे और सियालकोट पे कब्जा कर लेना है। ठीक है। जब उनको बहुत सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान ने राजस्थान के अंदर इन्वेड किया, पाकिस्तान ने राजस्थान का बहुत सा इलाका कब्जा कर लिया, कसूर के पास एक खेम किरण का इलाका है, उधर पाकिस्तान घुस गया। जनरल मूसा जो आर्मी चीफ थे वो उधर पहुंच गए, वो तस्वीरें उनकी जो है वो छपनी शुरू हो गई। इंडिया जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गया, ये क्या हो गया। फिर जनाब ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान जो था उस वक्त 65 में वो पाकिस्तान का हिस्सा था जो आज बांग्लादेश है। वहाँ पे इंडिया ने कुछ शहरों में बमबारी की, तो पाकिस्तान एयरफोर्स कलकत्ता तक पहुँच गई और पाकिस्तान एयरफोर्स ने कलकत्ता में घुस के जवाबी कार्रवाई की, उनके जहाज़ तबाह कर दिए। तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो है ना ज़्यादा फ्रंट खोलने ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, और इनकी एयरफोर्स भी जो है वो बड़ी एक्टिव है और इनके ग्राउंड ट्रूप्स भी बड़ी हमें सख्त रेजिस्टेंस दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर ईस्ट पाकिस्तान में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं किया, एयर अटैक्स किए, ग्राउंड ऑपरेशन नहीं किया। अब उन्होंने कोशिश ये की कि पाकिस्तान नेवी को भी एंगेज ना करें, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने क्या किया कि पाकिस्तान नेवी ने इंडिया को जानबूझ के एंगेज किया ताकि वो अपनी जो तवज्जो है वो द्वारका की साइड पे ले गए। द्वारका में एक बहुत बड़ा फोर्ट है, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा रेडार सिस्टम लगा हुआ था। ठीक है। और उस रेडार सिस्टम की वजह से कराची को थ्रेट था। ठीक है ना। तो कराची को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान नेवी जो है उसने क्या किया कि अपनी एक आबदोज के ज़रिए उन्होंने प्लानिंग की और उन्होंने जो द्वारका का किला जो है उसमें जो उनका एक रेडार सिस्टम लगा हुआ था उन्होंने उस पर भी अटैक किया और छोटे छोटी बहुत सी लड़ाइयाँ भी हुई, उसमें भी पाकिस्तान नेवी जो है वो उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। बहरहाल इन शॉर्ट नेवी का जो द्वारका ऑपरेशन था इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, अच्छा, जिसको पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। उसके बाद फिर इंडिया ने ना पाकिस्तान नेवी को छेड़ा और ना ही उसने कराची की तरफ आने की जरूरत की। ठीक है ना। तो इसलिए आप अगर बहसियत मजमूई इन टोटलिटी देखें तो 1965 की वॉर में आप की जो ग्राउंड ट्रूप्स थे, आपकी जो आर्मी थी, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। उसने लाहौर और सियालकोट पे कब्जा नहीं होने दिया। बिल्कुल। आपकी जो एयरफोर्स है उसमें बहुत, मैंने तो अभी सिर्फ आपको MM आलम साहब का बताया, और बहुत से आपके हीरोज थे। सरफराज रफीकी साहब थे, वो इंडियन टेरिटरी में अटैक करने गए, वहाँ पे उनके जहाज़ में प्रॉब्लम होगी, उनकी गन ने काम करना बंद कर दिया। वो अगर वापस आ जाते तो कोई इशू ना होता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वापस आना गवारा नहीं किया और वो एक ऐसा जहाज़ जिससे अब वो कोई फायर ही नहीं कर सकते, तो उन्होंने कमान फौरी तौर पे वायरलेस पे एक दूसरे साथी के सुपुर्द की और कवर देना शुरू कर दिया। ये शो किया कि मैं जो है ना कवर दे रहा हूँ और मैं अटैक कर सकता हूँ।
तो वो शहीद हो गए वहाँ पे। तो और भी मैं आपको बता सकता हूँ, बड़े वाक़यात हैं इसमें। और नेवी जो है उसने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि 65 की वॉर में जो सिंध की जो हुर फोर्स है, जो पीर साहब पगारों के जो मुरीदों की एक फोर्स थी, हुर फोर्स। अच्छा, ये क्या करते थे? ये हुर फोर्स जो है ये बॉर्डर पे पाकिस्तान आर्मी को थोड़ा सा फैसिलिटेट किया गया। ये रजाकार थे, ठीक है। तो इन्होंने भी फौज की मदद की और ये भी राजस्थान के अंदर घुस गए और इन्होंने भी राजस्थान के अंदर जाके इंडिया की 2-3 पोस्टों पर कब्जा कर लिया। तो 1965 की वॉर में पाकिस्तान ने राजस्थान सेक्टर में, यानी कि सिंध के जो बॉर्डर पे, बहुत से जो उनका जो इलाका है उस पर कब्जा किया। और कसूर सेक्टर में, सुलेमानकी के इलाके में आपने उनका बहुत सा जो इलाका उस पर कब्जा किया। और वो फिर बाद में जो सीज फायर हुआ था, फिर ताशकंद में एक मुआहदा हुआ, तो फिर जो इलाका उनके पास था वो उन्होंने छोड़ दिया, जो हमारे पास था वो हमने छोड़ दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 6 सितंबर को अगर आप अपना यौम दफ़ा मनाते हैं तो ये बिल्कुल आप सही मनाते हैं, क्योंकि 6 सितंबर को अगर लाहौर पे और सियालकोट पे हमला हो जाता, कब्जा हो जाता, तो पाकिस्तान का दिल जो है वो इंडिया के कंट्रोल में चला जाता। अच्छा सर, अब हम इसको थोड़ा मैक्रो व्यू देखते हैं, पॉलिटिकल व्यू। हम ऑन टॉप हैं, लाहौर को भी अच्छा डिफेंड किया, सियालकोट को हमारी नेवी भी परफॉर्म कर रही है, आर्मी भी परफॉर्म कर रही है। इस पॉइंट पे हमने शुरू में आपने बताया कि अमेरिका थी, रशिया थी। अच्छा, अमेरिका क्या चाह रही थी कि हम ये जंग जीतें, या वो सीज़ फायर चाह रही थी? और इस दफ़ा हमने ख़त्म क्यों की जंग? मतलब हम क्यों गए ताशकंद एग्रीमेंट की तरफ? हम फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जो लिटरेचर मैंने पढ़ा है उसमें लिखा था कि चाइना ने हमें एड नहीं किया, चाइना ने हमारी मदद नहीं की। क्या ये सच है? थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये वॉर कंक्लूजन की तरफ आई क्यों? अगर हम ऑन टॉप थे तो हमें जो अपने फेवर का रिजल्ट चाहिए था कि कश्मीर जो हिस्सा जो हम चाह रहे थे वो हमारी तरफ हो, व्हाई डिडंट दैट हैपन? अब यहाँ पे शुरू हो जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल। ठीक है। जो आपका जवान था, जो आपका कप्तान था, मेजर था, कर्नल था, ब्रिगेडियर था, इवन आपके जनरल्स, दे परफॉर्म्ड वेरी वेल। ठीक है, वो बहुत बहादुरी से उन्होंने हिंदुस्तान के दांत खट्टे किए। लेकिन अब जो आपने मुझे सवाल किया, तो इसका जो जवाब है, जो मेरे पास जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, मैंने तो उसी की रोशनी में देना ना आपको। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि आपको अमेरिका ने दोबारा बिट्रे किया 1965 की वॉर में। अच्छा। 1965 में आप अमेरिका के इत्तेहादी थे और इंडिया रशिया का इत्तेहादी था। वंस अगेन इंडिया ने क्वाइटली, सीक्रेटली इंडिया का साथ दिया और उसने पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दी कि पाकिस्तान को कोई फौजी इमदाद नहीं दी जाएगी। यूएस ने इल्ज़ाम क्या लगाया कि जो हमने आपको टैंक दिए हैं, आपने वो इंडिया के खिलाफ क्यों इस्तेमाल किए? भाई, हमने आपसे खरीदे हैं, आपसे भीख में तो नहीं लिए। जिस तरह हमने F-16 उनसे खरीदे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी भारी कीमत चुकाई है। हमारी मर्जी, हम उसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें। तो उसके बाद जो 1962 में अयूब खान के साथ अमेरिका ने धोखा किया था, उसके बाद अयूब खान को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था अमेरिका को, लेकिन अयूब खान ने ट्रस्ट किया अमेरिका को और आपको दोबारा धोखा दिया। अच्छा, अमेरिका ने इंडिया में भी सैंक्शंस लगाई, लेकिन इंडिया को उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया जो है वो तो रशिया की एलाई थी, रशिया का इत्तेहादी था और रशिया का असला इस्तेमाल कर रहा था। हम अमेरिका का असला इस्तेमाल कर रहे थे, अमेरिका ने हम पे पाबंदियां लगा दी। अब आपने मुझसे पूछा चाइना का किरदार क्या था जी। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल इस पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस और पाकिस्तान की फतह के लिए पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उससे ज़्यादा अग्रेसिव था। अच्छा जी, क्योंकि अब लोग जो हैं वो सच नहीं बोलते और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से जो लीडर हैं वो खुल के बात नहीं करते, लेकिन फॉरेन ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं वो अगर डीक्लासिफाई हो जाए तो कभी ना कभी तो होंगे। मैं आपको अपने नॉलेज की बुनियाद पर यह बताना चाहता हूँ कि 1965 की जंग के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोशिश की कि जनरल अयूब खान और चाइनीज़ लीडरशिप के दरमियान एक डायरेक्ट 1-to-1 मीटिंग हो जाए, विच वाज अ वेरी ह्यूज रिस्क।
कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जंग के दौरान पाकिस्तान छोड़ के किसी कहीं और दूसरे जगह। मुल्क के दौरे पे चला जाए। फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है, 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। फॉरेन मिनिस्टर का इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था, उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो उसके लिए जनरल अयूब खान ने एक पूरा ड्रामा किया। उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया कि जिस तरह वो बिल्कुल रूटीन में अपने दफ्तर जा रहे हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और प्रेस रिलीज जारी हो रही है, उनके बयानात आ रहे हैं। लेकिन एक दिन इन द मिडल ऑफ द वॉर वो पेशावर से एक जहाज़ में खामोशी से फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ चाइना चले गए। पीछे से उनका पूरा स्टाफ जो है वो इस तरह बिहेव करता रहा जिस तरह प्रेसिडेंट साहब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफिस में ही हैं, काम कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, प्रेस रिलीज भी जारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो अयूब खान और भुट्टो जो है वो चाइना गए, वहाँ पे उनकी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर चू एन लाई के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर चू एन लाई ने उनसे कहा कि आपने इतने थोड़े दिनों में इंडिया के साथ जिस तरीके से आपने मुकाबला किया है, तो हमारा ये ख्याल है कि आप एक लंबी जंग जीत सकते हैं, लंबी जंग लड़ के जीत सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम आपको हर तरह का असला देंगे, आपको हर तरह की सपोर्ट देंगे, ठीक है। आप अगर लंबी जंग करेंगे तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो अयूब खान जो है वो थोड़ा सा इस पे रिलक्टेंट थे, परेशान थे कि नहीं, लंबी जंग, हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उस ज़माने में चाइना जो है ना वो इतनी बड़ी पावर नहीं था, लेकिन इतनी पावर था कि अगर वो पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाता और पाकिस्तान की खुल्लम खुला सपोर्ट शुरू कर देता, तो अमेरिका जो है वो ब्लैकमेलिंग पोजीशन में ना होता, क्योंकि अमेरिका उस ज़माने में वियतनाम में फंसा हुआ था और वियतनाम में भी चाइनीज़ जो है वो क्वाइटली वियतनामीज़ को असिस्ट कर रहे थे, गुरिल्लास को असिस्ट कर रहे थे। तो क्योंकि अयूब खान साहब जो हैं वो थोड़े से प्रो अमेरिका थे और अमेरिका के इत्तेहादी भी थे, उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो ज़रा प्रो चाइनीज़ था। तो भुट्टो साहब जो हैं वो चाहते थे कि जो चाइना की बात मान ली जाए, लेकिन अयूब खान साहब ने कहा अच्छा मैं आपको बताऊंगा, और फिर वो चुप करके वापस आ गए। और थोड़े दिन बाद इंडिया जो है वो सीज़ फायर करवाना चाह रहा था, लेकिन ख़ुद नहीं बोल रहा था, उसके बिहाफ पे कुछ वेस्टर्न पावर्स बोल रही थी। तो फिर सीज़ फायर का प्रेशर आया तो पाकिस्तान ने सीज़ फायर कर लिया। क्यों, क्या प्रेशर था? मतलब एक मुल्क पे क्या प्रेशर होता है सीज़ फायर करने का? जो एक तो आप पे सैंक्शंस लगा दी, दूसरा अगेन आपको कहा जा रहा है जी इससे आपकी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा और मुल्क में प्राइस हाइक हो जाएगी और आप इंस्टेबिलिटी फैलेगी। और उस वक्त पाकिस्तान के साथ ईस्ट पाकिस्तान भी था, वेस्ट पाकिस्तान भी था। तो ईस्ट पाकिस्तान में आप किस तरह, अगर वहाँ पे भी इंडिया ने फ्रंट खोल दिया तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह के प्रेशर थे और दोबारा कहा गया अमेरिका की तरफ से और वेस्टर्न पावर्स की तरफ से कि आपका कश्मीर का मसला ना वो हम हल करवा देंगे। अच्छा। लेकिन इसमें चाइना ने जो मीटिंग हुई थी ना चू एन लाई की अयूब खान से और भुट्टो के साथ, उस मीटिंग में चाइना ने बड़े क्लियरली पाकिस्तान को ये कहा था डोंट ट्रस्ट अमेरिका एंड रशिया। अमेरिका और रशिया की लड़ाई थी उस वक्त, लेकिन चाइना पाकिस्तान को एडवाइस कर रहा है कि ये जो अमेरिका है इसको भी ट्रस्ट ना करो, रशिया को भी ट्रस्ट ना करो, क्योंकि जो इंडियंस हैं उन्होंने दोनों को कल्टीवेट किया हुआ है और इंडियंस जो हैं वो दोनों के साथ इस तरीके से चलते हैं कि दोनों से एडवांटेज ले रहे हैं और ये आपके साथ दोनों धोखा करेंगे, तो आप रशिया की तरफ मत जाएं। तो हमने चाइना की क्यों नहीं बात सुनी? आपने चाइना की बात नहीं सुनी, ठीक है ना। और भुट्टो साहब की गलती है, अयूब खान साहब की गलती है, ये दोनों की गलती है। देखिए भुट्टो साहब के और अयूब खान के इख्तलाफात यहीं से पैदा हुए कि भुट्टो साहब चाहते थे कि जंग को लंबा किया जाए और सीज फायर ना किया जाए, लेकिन अयूब खान साहब जो हैं वो उन्होंने कहा अच्छा सीज फायर कर लेते हैं। और सीज फायर करने के बाद रशिया जो है उसने आपके साथ आपको डिप्लोमेटिकली एंगेज किया और उस वक्त ताशकंद जो है, जो कि आज उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है, वो उस वक्त एक्स सोवियत यूनियन में शामिल था। तो पाकिस्तान और इंडिया को ताशकंद बुलाया और वहाँ पे ताशकंद एग्रीमेंट करा दिया और उसमें ताशकंद एग्रीमेंट में ऐसा लगा पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी अक्सरियत को, कि आपने कश्मीर को फरामोश कर दिया। अच्छा, ताशकंद एग्रीमेंट से जो मैं वीडियोस भी देखी हैं, पढ़ा भी है ना, इंडियंस खुश थे
इंडियन साइड ना पाकिस्तानी साइड। उस एग्रीमेंट में एग्जैक्टली था क्या और उसके मसले क्या थे? हम मतलब व्हाई इज ईदर साइड नॉट हैप्पी? देखें, उसमें पाकिस्तान का मसला ये था कि भुट्टो साहब का एक ख्याल था कि 65 की वॉर में पाकिस्तान का अपर हैंड था और पाकिस्तान को जो है वो एक डिक्टेटिंग पोजीशन से इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि वो समझते थे हमारी फतह हुई है इसमें। बिल्कुल। लेकिन जो रशियन साइड थी उसने पाकिस्तान को इतना प्रेशराइज़ किया और फिर पीछे से अमेरिका जो है वो भी सपोर्ट कर रहा था इंडिया को। तो अयूब खान साहब ने जो एग्रीमेंट साइन किया ना ताशकंद में शास्त्री के साथ, तो अगर आप उस एग्रीमेंट को आज भी पढ़ें तो उसमें जो बुनियादी मसला था, बुनियादी रूट कॉज 1965 की वॉर का था मसला कश्मीर, वो रूट कॉज जो है वो एड्रेस नहीं हुआ, वो उसमें उसका जिक्र ही नहीं था। मैंने देखे ना, आपको पहले बताया कि आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, ऑपरेशन जिब्राल्टर था, ग्रैंड स्लैम था, ये सब क्यों हुआ? कश्मीर की वजह से हुआ ना। तो ताशकंद एग्रीमेंट में कश्मीर के मसले को उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया, तो इस पे भुट्टो साहब का इख्तलाफ हो गया। वो जब वहां से वापस आए तो उन्होंने आकर रिजाइन कर दिया। और वो साइन जब हमने किया था तो उस टाइम पे पब्लिक सेंटिमेंट क्या था पाकिस्तान और इंडिया में? ताशकंद एग्रीमेंट मुझे इंडिया का तो नहीं पता, इंडिया में मसला ये हो गया था कि शास्त्री साहब का वहीं पे इंतकाल हो गया। बिल्कुल, मैंने इस पे भी आना है। चले मैं सेंटिमेंट पे इसके बाद आता हूँ। एक रूमर है या एक जो भी कहते हैं मिथ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी थे, उधर ही उनका इंतकाल हुआ ताशकंद में, कि उनको CIA वालों ने मारा था, समथिंग टू डू विद द न्यूक्लियर अटैक, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे इंडिया के। ये रूमर है, इसमें कुछ सच्चाई है? इसमें कोई शक नहीं कि जो अमेरिकन CIA है उसके इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी ज़माने से मोल्स हैं, और क्योंकि ऑटोप्सी नहीं हुई थी शास्त्री साहब की। लेकिन इसकी कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए कि शास्त्री साहब जो कर रहे थे ताशकंद में बैठ के वो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका जो है वो उसने कभी इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि पाकिस्तान जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है उसको कंप्रोमाइज़ करके तो आपका इत्तेहादी बन जाता है, और आप जब भी मौका आता है पाकिस्तान के साथ धोखा करते हैं। तो जो ताशकंद एग्रीमेंट में जो हुआ उसमें कश्मीर पे कंप्रोमाइज़ हुआ, अयूब खान ने कश्मीर पे कंप्रोमाइज़ किया। तो कश्मीर पे जो कंप्रोमाइज़ है वो अमेरिका के फ़ायदे में था, तो उसको शास्त्री को मारने की क्या ज़रूरत है? मैं नहीं समझता शास्त्री को मारा गया। तो जो ताशकंद एग्रीमेंट था ना, उस पर उसके फ़ौरन बाद जो शास्त्री की मौत है उसकी वजह से इंडिया में ताशकंद एग्रीमेंट पे ज़्यादा डिबेट नहीं हुई, पाकिस्तान में ज़्यादा डिबेट हुई। तो पाकिस्तान में एक मूवमेंट शुरू हो गई, भुट्टो ने इस्तीफ़ा दे दिया और लोगों ने कहा कि अयूब खान ने कश्मीर भेज दिया, और अयूब खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई, और अल्टीमेटली उस मूवमेंट के नतीजे में उसको रिज़ाइन करना पड़ा। एंड सर, मैं आपका ज़्यादा और टाइम नहीं लेता, आखिरी सवाल है, एंड आई जस्ट वांट टू, क्योंकि ये हमने पूरी एक हिस्ट्री समझ ली, उसके बाद क्या हुआ लीडिंग अप टू फिर जो हमारी अगली जंग हुई थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, देखें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, कश्मीर, तो वो भी हमने गए और जो ग्रैंड स्लैम किया, अमृतसर में गए, कुछ एक आई थिंक टाउन का कुछ, वो तस्वीर भी बहुत फेमस है जनरल की, वो जो उधर खड़े हुए हैं ट्रेन स्टेशन के साथ, वो 1971 वाला है। वो 1971 वाला है, 65 का नहीं है? 65 में भी है, 65 में वो जनरल मूसा चले गए थे ना इंडियन टेरिटरी। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है ना कि डिड वी विन दिस वॉर? देखिए, एक ऑब्जेक्टिव तो ना उनका कंप्लीट हुआ, लाहौर और सियालकोट पे कैप्चर करना, ना हमारा हुआ। बचपन में मुझे ये पढ़ाया जाता था कि 65 की वॉर पाकिस्तान जीता। अब ये पढ़ाया जाता है, जो मैंने आपको बताया, जो कि बस एक जंग हुई थी 16-17 दिन की। इन दोनों में सच्चाई क्या है? देखें, आपकी जो तीनों बड़ी जंगें हैं, और अगर आप उसमें कारगिल को भी शामिल कर लें तो आपकी जो 4 जंगें हैं, ठीक है, चारों जंगों की मेन वजह जो है वो कश्मीर था। 1947-48 वाली जंग, सीज फायर 1 जनवरी 1949 को हुआ, और इंटरनेशनल फोर्सेस ने आपके साथ धोखा किया। उसके बाद 65 की जो वॉर है वो भी कश्मीर की वजह से हुई, उसमें भी सीज फायर हुआ, बहुत वादे वईद हुए, मसला कश्मीर हल नहीं हुआ। फिर जो 71 की वॉर है, उससे पहले एक गंगा हाईजैकिंग हुई थी,
कश्मीरी फ्रीडम फाइटर थे 2, हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी। उन्होंने गंगा अगवा किया, तो उससे इंडिया को पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने का मौका मिला और फिर उन्होंने जवाब बना के पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। और 99 में भी यही हुआ। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो चारों जंगों में ना तो इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा कर सका और ना ही पाकिस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवा सका। तो ना कोई जीता है ना कोई हारा है। लेकिन अगर आप सिर्फ 1965 की वॉर को देखें तो वो वॉर जो है वो इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से हम देखें अगर तो वो बैटल जो है वो हमने जीत ली है। बैटल हमने जीती, लेकिन एक बैटल होती है, एक जंग होती है। बैटल होती है छोटी, जंग होती है बड़ी। जंग जो होती है उसका पॉलिटिक्स भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी आ जाती है, डिप्लोमेसी भी है, सब कुछ आ जाता है जी। तो जंग ना इंडिया जीता है ना पाकिस्तान जीता है, और ये जंग जो है अभी तक चल रही है। और बज़ाहिर इसमें ऐसा लगता है कि अभी तक अपर हैंड जो है वो इंडिया का है, लेकिन फैसला जो है वो ना पाकिस्तान ने करना है ना इंडिया ने करना है, क्योंकि इस जंग में एक तीसरा फरीक भी है और वो है कश्मीरी। तो जब तक यूनाइटेड नेशंस अपना वादा पूरा नहीं करती और उनसे प्लेबिसाइड के ज़रिए उनकी राय नहीं पूछती, तो ये जंग जो है इसका फैसला नहीं होगा। और इस जंग का फैसला जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। प्लेबिसाइड इज़ अ पॉलिटिकल प्रोसेस जी। तो ये इस जंग का फैसला ना पाकिस्तान ने करना ना इंडिया ने करना है, वो कश्मीरियों ने करना है एज अ थर्ड पार्टी। लेकिन जहाँ तक 1965 की वॉर को अगर आप सिर्फ एनालिसिस करेंगे तो वो जंग नहीं, एक बैटल थी। और वो बैटल जो है उसमें पाकिस्तान को विक्ट्री मिली। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह विल कॉल यू अगेन वेरी सून। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, इधर उन्होंने एक हवाला दिया इंडिया के जर्नल का, जिसने कोई बुक लिखी, बुक का भी उसने कोई नाम लिया, जनरल कोल। अगर मैं गलत तो नहीं बोल रहा, जनरल कोल कोई है इंडिया के। उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखी है बुक और उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट किया कि इंडिया के जो मोटिव्स थे, ये जो मकासद थे इस जंग के, या जो वो चाहते थे कि मतलब कि वो पूरे नहीं हुए। लेकिन इंडियन चाहते थे हमद मीर साहब के मुताबिक कि कराची लाहौर, कराची, सियालकोट इन दोनों में कम से कम कब्ज़ा हो जाए, क्योंकि लाहौर को दिल कहा जाता है पाकिस्तान का। जिस वक्त इंसान का दिल पर कब्ज़ा हो जाता है तो वो पूरा जिस्म उसके कब्ज़े में आ जाता है। तो जब लाहौर कब्ज़े में आ जाता तो आज हम जाहिर बात है पूरे इंडिया के कब्ज़े में होते। तो मेजर राजा अजीज़ भट्टी का भी नाम लिया, जो 2-3 दिन लगातार बगैर सोए लड़ते रहे और उधर ही शहीद हो गए। तो ये तो बात वाकई हमने उन पर मूवी भी एक पिक्चर हुई है, बनाई गई है उनके मेजर राजा अजीज़ भट्टी पर। तो अगली जो बात है वो इंटरेस्टिंग है। अगली बात है MM आलम। उस पर ना कोई मूवी है और ना कोई सबूत है। मेजर राजा अजीज़ भट्टी पर मूवी भी है, पाकिस्तान ड्रामा भी है, लेकिन जो ना MM आलम पर जो एक 45 सेकंड की बात कर रहे हैं कि 5 जहाज़ हिंदुस्तानी गिराए थे। तो जिस तरह इंस्ट्रक्शन मिली थी MM आलम को कि आपने फील्ड में जाकर सिर्फ चक्कर लगा कर वापस नहीं आना, आपने कुछ करके आना। अब उसका हवाला भी नहीं दिया उन्होंने। कैसे हवाला देना चाहते? हवाले का मतलब ये कोई इंटरनेशनल मीडिया, कोई आउटलेट। हाँ, एक उन्होंने सबूत दिया। उन्होंने कहा कि जब जो होता है पायलट, उसकी जो गन होती है, उसकी गन पर कैमरा फिट होता है और वो कैमरा सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। तुम्हें लगता है मतलब उस वक्त पाकिस्तान के जो जहाज थे, फाइटर जेट थे, उनकी गनों पर कैमरे होंगे? मुझे क्या पता, मैंने कौन सा नहीं, मेरा नहीं दिल मानता। नहीं, दिल मानने की यहाँ पर बात नहीं है। इतना एडवांस नहीं थी, एडवांसमेंट ही नहीं थी भाई। आज है, आज मैं मानता हूँ, लेकिन उस वक्त तो यार 65 की बात है। कैमरा और रेडियो ये सारी चीज़ें अभी मतलब पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई थी। पाकिस्तान में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। ये तो आज लग रही है कैमराज वगैरह ये सारी चीज़ें।
भाई आपका तरह मुझे पता ही नहीं कि, तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता तो हूँ। फिर देखिए कोई कि सबूत भी तो नहीं ना दिया। फाइटर जेट जो अपना हामिद मीर साहब ने अपनी तरफ से कोई सबूत भी तो नहीं ना दिया एमएम मल्लम का। यार ये तो जरूर है कि टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 3 पर है या 5 पर, मेरे को गलत नहीं है तो एमएम आलम आते हैं, झूठ बोल रहे हैं। फाइटर पायलट है। टॉप 20 जर्मन है, अभी सर्च कर लो। टॉप 10 मैंने चेक किए थे, पता एक या दो किसी और कंट्री के थे, बाकी सारे जर्मन है। जर्मन फाइटर जेट यकीन कर पता क्या बलाएं थी, मैंने लिस्ट देखी थी टॉप 100 यार वो की। 3 टॉप 100 में मैं कहता हूँ 60 के 70 जर्मन ही थे। यार आप, मुझे पता 20 नहीं थे 30 थे। आप ऑल टाइम चेक करें, ऑल टाइम जो है गूगल से करें तो आपको पता चल जाएगा। टॉप 5 में जो है ना आते हैं एमएम आलम। यार आते हैं, क्या हो गया, मैंने सर्च किया हुआ खुद करके मैंने देखा है। और अगर वैसे की और न चेक करें तो जो टॉप 30 हैं वो वाकई जर्मन है। 20 सॉरी 20। यार मैं तो हैरान हो गया था उस वक्त जब मैंने ये लिस्ट चेक की थी, सारे ही जर्मन 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 जर्मन। इतनी को बला थे यार वो फाइटर, उनके पायलट जो थे। वाकई ये मुझे लगता है कि जो ऐसा नहीं पंगा लिया था अपना हिटलर ने सारी दुनिया से। उसके सबसे बड़ा फेलियर यही था कि उसकी गलती यही थी जो उसने एक ही वक्त में सारे माज खोल दिए थे। अगर वन साइडेड होकर वो लड़ता ना, मैं दावे से कहता हूँ हिटलर ने 1 बाय 1 सारी कंट्री को फतेह कर देना था। यूएसए को छोड़कर, यूएसए थोड़ा दूर पड़ता, रशिया में आकर मार खाई उसने क्योंकि सर्दी की वजह से उसके सोल्जर मारे गए थे। लेकिन अगर वो सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक कंट्री पर हमला करता ना हिटलर, तो जितनी भी उसकी आर्मी पावरफुल थी, कहते वो अफीम या नशा भी देता था अपनी आर्मी को बकायदा रूटीन वाइज। तो मतलब ना तो बहुत वो किस लिए देता था यार, नशा क्या होता है इंसान को पता नहीं होता, टेंशन नहीं रहती, दिखावट। यार। ये तो बातें जो उसके खिलाफ मतलब आपको पता कि वो खिलाफ बोलने वाले वो तो कुछ भी बातें करते रहते हैं। तो ये अब एमएम आलम का सबूत दो। तो सबूत देखिए, सबूत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि टॉप में आता है, टॉप 5 में आ रहा है, तो वो किसी वजह से आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा। मैं नहीं मानता यार ये तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम इसे सर्च कर लो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, फिर अहमद साहब ने बात की कि इंडिया का मोटिव जो थे वो इंडिया गोल जो सेट करके आया था वो अचीव नहीं कर सका। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, मोटिव के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया ये जंग हारा है। उसने कंक्लूड जो किया सारी बातें, और चोंडा के मुकाम पर वहाँ पर टैंक्स भी बहुत से पड़े चोंडा हुए। का उसने हवाला दिया कि चोंडा के मुकाम पर इंडिया के आज भी वो 5-6 किलोमीटर का एरिया बता रहे हैं, उधर काफ़ी इंडियन टैंक्स पड़े हुए हैं जो इंडियन आर्मी के लोग छोड़कर कुछ भाग गए थे, वो कुछ उधर ही मौजूद है, मारे गए थे। तो एमएम आलम की बात की, एमएम आलम ने कहा उन फाइटर में एक फाइटर का जो पायलट था उसको शॉट लगा, जो आलोक साहब ने वजाहत दी थी ना इस पर, उससे तो यही साबित होता है कि एमएम आलम ने ये एक फर्जी सा बयान दिया कि मैंने 45 सेकंड में 4-5 इंडियन फाइटर प्लेन गिराए हैं। मानने में दिल नहीं मानता, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर चीज़ की टैक्टिक्स होती है, स्टैटिक्स होता है। स्टैटिक्स के बारे में बात की जाए पूरी तो जी बयान उनका थोड़ा सा ना फीका फीका लगता है। क्यों फीका लगता है? वजाहत करो तो मैं किस वजह से। यार वो लोग साहब की हमने एक वीडियो की थी ना जिसमें वो इस पर पूरी डिटेल वीडियो बनाई है कि वो जो मशीन गन है ना, मशीन गन वो सिर्फ उसमें 1800 गोलियाँ होती है और वो 3 मरतबा फायर का खोल सकती है, 600 करके। तो उसमें अगर तीनों के तीनों ही अगर लगे ना निशाने पर, वो एक वक्त में 3 गिरा सकता है। उस पर फिर उसने लोगों ने कहा कि जो बाकी 2-4 मिसाइल जो लगे होते हैं वो भी अगर पूरे एक्यूरेट लगे तब भी हो सकता है। और उसके लिहाज से फिर जो उन्होंने उनकी स्पीड, उनकी जो सरगोदा से उड़ रहे थे, वो सारा बाकायदा उन्होंने बताया था। तो उस लिहाज से ये साबित होता है कि ये वाकई में एक फर्जी किस्म का कार्य उन्होंने ये बयान दिया हुआ और फर्जी कार्य के मतलब लोगों ने, पाकिस्तान आर्मी ने उसको ये एजाज़ दिया हुआ है। दिल नहीं मानता इस चीज़ को। तुम्हारा दिल ना मानता है, दिल क्या बात है। कुछ चीज़ें स्टैटिक्स भी होती हैं, स्टैटिक्स के लिहाज से तो 600 गोली भी निकलती है, एक फाइटर जेट को नहीं गिरा, 300 भी नहीं गिराएगी। तुम 600 की बात कर रहे हो कि वो सिर्फ और समझ नहीं समझ मैं समझ क्योंकि 1800 गोली होती है, वो 3 फाइटर जेट गिरा सकती है अगर पूरे निशाने पर लगे तो। वो इकट्ठी निकलती है, ये भी सुन लो ना, ये पहले पढ़ लो कि 600 इकट्ठी निकल जानी है। जब उन्होंने वो आप जाकर देखो वीडियो जाओ,
तुम ही बताओ कि तुम्हारा 600 हाँ, कट्ठे निकल जाते, हाँ, 601 मरतबा। हाँ। ऐसी कौन सी मशीन दुनिया की बन और गई है यार जो जब 600 एक गोली मरतबा क्लिक निकाल करना है देती है? 600 500 600 गोली फायर करती है। और जाने दो यार क्या हो गया, सठिया गई हो तुम तो, 600 गोली इकट्ठी निकल जाती है, तुम फिर वन बाय वन निकलती होगी। लोग सर की वीडियो देखो तुम्हें पता चल जाएगा यार आलोक सर की मैं क्यों बात मानूं, तुम वैसे अपनी तुम्हारी सोच भी है, आज तक मेरी कोई सोच मशीन कोई ही नहीं बनी है, है। कोई नहीं सोच, तुम्हारी सोच है, तुम बताओ। कोई ऐसी मशीन ही वो जरूर है जो घूमती है ना, तो उसमें से भी गोली निकली, वो भी तो वो वन कौन से बाय वाली वो भी होती वन है? बाय वन नहीं निकलती नहीं, वो है। कौन से वाली होती है? उसमें मैंने क्या वन बाय वन नहीं, जो निकलती है, फाइटर जेट में होती है वो कौन से वाली होती है? वो भी इस तरह की होती है, वन बाय वन निकलती है, इकट्ठी 600 गोली पे नहीं निकलती। चले जी, खैर बात आलोक सर से तो साबित करना था किसी तरीके से, तो उसने करना था। अहमद मीर ने बातें तो बड़ी की हैं लेकिन सबूत कोई साथ शायद एडिटिंग वाले ने ना दी हो, एडिटिंग वाले का बनता था तो देना। इनकी अपनी किसी चैनल पर इनकी वीडियो देखेंगे तो फिर मजा चलेगा। उन्होंने ये कंक्लूड नहीं किया कि जो मोटिव के लिहाज से बात देखी जाए तो इंडिया हारा है, चोंडिया के मकाम पर इंडिया के टैंक्स पड़े हैं। MM आलम ने 1 मिनट 45 सेकंड में इंडिया के 5 फाइटर जेट गिराए हैं और उनके कोल या इस तरह का कोई मेजर का भी हवाला दिया है। ये सारी बहस वगैरह करके यही साबित करना किया उन्होंने कि ये जंग हम मोटिव के लिहाज से जीते हैं। खैर इस पर आप, मुझे लगता है इसके बाद अब ये मुझे लगता है कि ये मुश्किल काम जो है ना मुझे सर अंजाम देना पड़ेगा। तो मैंने काफी सोच लिया है, काफी जो है ना देख लिया है कि इस पर मुकम्मल 1 महीना पूरा स्टडी करके ना, मुकम्मल स्टडी, और मैं वीडियो इस पे बनाऊं खुद, चाहे पाकिस्तान हारा है चाहे पाकिस्तान इस पे जीता है, मुकम्मल डिटेल के साथ। क्योंकि देखें कि लोगों के, अब कभी लोग सर की देखती हैं, कभी किसी की देखते हैं, कभी अहमद वीर की बातें सुन रहे हैं, जब खुद मुकम्मल सर्च नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो इंशाल्लाह एक वीडियो मैं इस पे खुद बनाऊंगा और उसका लिंक चैनल पे दूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।